हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। दोस्तों, आज एक सक्सेस स्टोरी है जो कि हम कवर करने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। काफ़ी सारे मिथ है जो कि बस्ट करने वाले हैं, काफ़ी सारी नई चीज़ों को जानने वाले हैं जो कि अपने यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड है। जगदीश से आज मिलने वाले हैं जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया 2018 के अंदर। 486 रैंक है जो कि इन्होंने स्कोर करी, और इनके बारे में कंप्लीट आज हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया, क्या इनका बैकग्राउंड था, क्या कोचिंग करना कितना ज़रूरी है, या फिर जो है सेल्फ स्टडी का कितना रोल है इसके अंदर, एनसीईआरटी का रोल कितना है, एग्जाम पैटर्न जो है वो कैसा रहता है यूपीएससी के अंदर, किस तरीके से आप अपने स्ट्रैटेजी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं जगदीश से जिन्होंने 486 रैंक है जो कि 2018 के अंदर स्कोर करी है, और आईपीएस है जो कि इनको मिला है, मतलब पुलिस सर्विसेज है जो कि इनके अंदर ये जा रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन जगदीश आपको अपने रैंक के लिए। तो थोड़ा सा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने बैकग्राउंड से। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि फैमिली के अंदर कोई मेंबर होना चाहिए जो इसने यूपीएससी क्लियर किया हो, एटलीस्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन करी हो, जो कि आपको गाइड कर सके, बता सके। तो ये सोच जो है वो क्या सच में ज़रूरत है कि आज की, कि ऐसा होना ज़रूरी है? तो थोड़ा बहुत जगदीश के बारे में जानते हैं कि इनका बैकग्राउंड कैसा है, और घर परिवार के अंदर कौन क्या करता है, इन्होंने स्कूल जो है वो कहाँ से क्लियर किया है, क्या इंग्लिश मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे सवाल है जो कि आपके मन के अंदर होते होंगे, सबको आज क्लियर करने वाले हैं। तो मिलते हैं जगदीश से। जी, जहाँ तक आपने सवाल किया कि घर में या परिवार में किसी यूपीएससी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति का होना ज़रूरी है, तो मैं ऐसा नहीं समझता। अगर आपके परिवार में किसी ने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी हो या क्लियर किया हो तो आपको ज़रूर, हाँ, हालांकि फ़ायदा होता है, लेकिन अगर कि परिवार में होगा तो ही आप सेलेक्ट हो सकते हैं, वरना आपको यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर में मेरे फादर हैं जो टीचर हैं गवर्नमेंट में, और मेरी मदर हाउसवाइफ है, और मैं एक ही भाई हूँ, और मेरी बड़ी बहन है जो ससुराल में है। तो मेरे घर में किसी ने कोई यूपीएससी या आरपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करी नहीं है, मैंने मेरे स्तर पर ही तैयारी करी थी। और जहाँ तक आपने मीडियम का सवाल किया कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, तो हाँ, यूपीएससी में अंग्रेजी माध्यम तुलनात्मक रूप से काफ़ी फ़ायदे में रहता है, क्योंकि वहाँ सोर्सेज काफ़ी वैरायटी में अवेलेबल रहते हैं, आपको मटेरियल आसानी से उपलब्ध होता है, और अच्छा गाइडेंस भी अवेलेबल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन होते ही नहीं है। हिंदी मीडियम में आप अगर अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करें और वीकनेस पे अगर अच्छे से काम किया जाए तो हिंदी मीडियम में भी अच्छी रैंक हासिल की जा सकती है, नो डाउट। तो अपने मीडियम को लेकर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल ना रहें कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो सेलेक्ट नहीं हो सकता। आप अगर ठान लेते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश मीडियम होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो इसको इग्नोर करें। अगर आप हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बेझिझक प्रिपरेशन करें। एग्जाम्पल आपके सामने है जगदीश, जो कि राजस्थान के एक बाड़मेर के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, और अपने गांव के अंदर पहले पर्सन है जिन्होंने आरएएस या फिर यूपीएससी जो है वो क्लियर किया है। तो काफ़ी बड़ी बात है, और ज़रूरी नहीं कि आपको, ठीक है, बहुत बड़ी सिटी में होना ज़रूरी है, इंग्लिश मीडियम में होना बहुत ज़रूरी है, स्कूल बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्कूल के बारे में बात करते हैं कि ठीक है, कई सारे लोगों को लगता है कि स्कूल के अंदर टॉपर होना बहुत ज़रूरी है। 10th-12th के अंदर अगर आपके बोर्ड के अंदर बहुत 90+ % मार्क्स है, तो ऐसा कोई ज़रूरी है? आपके कितने परसेंटेज थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास में टॉपर हैं तो ही आप यूपीएससी या आरपीएससी क्लियर कर सकते हैं। तो 10th तक मेरी स्कूली एजुकेशन जो है गांव में ही हुई। उसके बाद 11th-12th में मैंने बाड़मेर में एडमिशन लिया। 12th में मेरे 69 परसेंटेज है, जो कि, और मैथ्स में तो एटलीस्ट 38 मार्क्स ही है, जो सिर्फ 33 पासिंग मार्क्स है, उससे 5 मार्क्स ही ज़्यादा है। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास में टॉपर रहे हों। और ग्रेजुएशन मैंने बीए किया है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से ही। मेरे सब्जेक्ट रहे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर। उसमें मेरे 65% मार्क्स है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स नहीं है। तो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, और उसके बावजूद भी यूपीएससी आरपीएससी मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अगर क्लास में टॉपर होता या फिर मैं कहीं भी लैग कर रहा हूँ। तो मेहनत से हर जो आपकी कमी है उसको ओवरकम किया जा सकता है। तो आप बिल्कुल भी नकारात्मक फील ना करें, और हीन भावना से ग्रसित ना हो कि मैं शुरू से अच्छा नहीं रहा पढ़ाई में। आप भले ही एवरेज रहे हो, अगर मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर आप पढ़ाई में एवरेज रहे हैं तो आपके यूपीएससी क्लियर करने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आपने व्यवहारिक ज्ञान काफ़ी ज़्यादा होगा अगर किताबी ज्ञान नहीं है तो और यूपीएससी के लिए तो प्रैक्टिकल नॉलेज उतना ही रिक्वायर्ड है।
तो यहाँ पे एक और जगदीश ने काफ़ी अच्छी बात बताई है कि स्कूल के अंदर इनके कोई ऐसे ज़्यादा टॉपर वाले मार्क्स नहीं थे, एवरेज मार्क्स थे, और यहाँ तक कि ग्रेजुएशन के अंदर भी इन्होंने बीए किया है। ऐसा नहीं है कि कोई आईआईटी से या फिर कोई बहुत अच्छे तगड़े कॉलेज से इन्होंने किया हो ताकि इनको काफ़ी बेनिफिट मिला हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूल और कॉलेज दोनों आप जान चुके हैं, एक एवरेज रहा है और उसके बाद में भी इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। तो चलिए उसके बाद में जानते हैं इनका प्रिपरेशन का जो सफ़र है वो कैसा रहा। सबसे पहले इन्होंने प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करी और किन लोगों ने जो है इनको गाइड किया, इनको सबसे पहले बताया कि चलो आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि जीवन में जब आपको सफलता मिलती है तो उस सफलता के पीछे सिर्फ आपका हाथ नहीं होता, बहुत सारे लोग हैं जिनका हाथ होता है। आपके घर परिवार का भी सपोर्ट होता है, आपके दोस्तों का सपोर्ट होता है, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके कोई टीचर्स हैं, उन लोगों का बहुत सपोर्ट होता है। उसकी वजह से जीवन में आपको कोई ना कोई किसी ना किसी फील्ड के अंदर सफलता मिलती है। तो सबसे पहले आपको किसने गाइड किया, किसने बताया कि आपको एक ऑब्वियस है, जब आप 12th के आपने क्लियर किया है, उसके बाद में आप 18 साल के थे, तो किसी ने आपको बताया होगा कि यूपीएससी जो है आपको करना चाहिए, या फिर कॉलेज के बाद में आपको किसी ने गाइड किया होगा, तो किसका सबसे बड़ा इसमें रोल रहा? जी सर, जहाँ तक गाइडेंस का सवाल है तो उसमें शुरू में जब 11th-12th में एडमिशन लिया था तो साइंस मैथ्स ली थी। उस टाइम सोचा था कि मैथ्स लेके आईआईटी की तरफ बीटेक परस्यू करेंगे, लेकिन मैथ्स में मैं कंफर्टेबल हो नहीं पाया। फिर 12th पास होने के बाद जैसे तैसे पास हुए थे, उसके बाद कुछ सीनियर्स जो गांव में तैयारी कर रहे थे सिविल सर्विसेज वगैरह की, उनसे पूछा कि अब क्या किया जाए जब मैथ्स में नहीं बन रही। तो फिर उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ले लो, बीए करो और उसके साथ साथ में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि सबसे बढ़िया आर्ट्स बैकग्राउंड में वही किया जा सकता है, उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो उस टाइम सोचा कि आईएएस की तैयारी करनी है, लेकिन ये नहीं पता था कि किस तरीके से करनी है, कहाँ से करनी है, क्यों करनी है, ये नहीं पता था, लेकिन हाँ कि ये करना है। उसके बाद से जोधपुर में एडमिशन लिया। फिर कॉलेज के साथ साथ में एनसीईआरटीज़ और ऑनलाइन देखा कि क्या क्या बेसिक सोर्सेज हैं जो पढ़ने कंपलसरी रहते हैं। फिर एनसीईआरटी और एम लक्ष्मीकांत वगैरह जैसी बुक्स को खंगालना शुरू किया, और उसके बाद धीरे धीरे पता लगने लगा कि चीज़ें किस तरीके से होती है। खुद से ही अगर ठोकर खा खा के गिर के पता किया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर उसके बाद जयपुर में स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में एडमिशन ले लिया। उसके बाद से चीज़ें बहुत कुछ क्लियर हुई कि क्या होता है एक्चुअल में। कुछ टॉपर्स से इंटरेक्शन का मौका मिला, और यहाँ पे कुछ रूममेट्स भी मुझे अच्छे मिले, जैसे हरिहर सिंह राजपुरोहित मेरे रूममेट रहे, वो 2016 बैच के आरएएस हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और उसके बाद मैं हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल मेरा सब्जेक्ट रहा है, उसकी तैयारी करने के लिए दिल्ली चला गया। तो वो सब्जेक्ट का उसकी तैयारी के दौरान मेरे एक रूममेट रहे विपिन कुमार पांडे, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं, सेलेक्टिव रीडिंग कैसे करते हैं। तो ऐसे काफ़ी फ्रेंड्स का और बाकी पेरेंट्स का सपोर्ट तो रहा ही है, तो सीनियर्स वगैरह का काफ़ी सहयोग रहा। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेरे पास भी बहुत सारे मेल्स आते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि फ़ोन पे ही पूछते हैं कि एनसीईआरटी को लेकर एक बहुत बड़ा डाउट होता है बच्चों को लेकर। काफ़ी लोग हैं जो कि इसको इग्नोर करके चलते हैं, आगे जाके दिल्ली में कोचिंग लेकर या फिर बहुत जगह कोचिंग लेकर ऊपर से पढ़ना जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो एनसीईआरटी मैं सबको बोलता हूँ कि सबसे पहले अपना एनसीईआरटी का जो बेस है वो क्लियर करो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उस टाइम पर आप अपने एनसीईआरटी क्लियर कर सकते हो, या फिर आप किसी बच्चों को पढ़ा के कर सकते हो। जैसे कि मैंने जो किया था वो मैंने दूसरे बच्चों को मैं पढ़ा दिया करता था, तो उससे मेरे को काफ़ी अच्छा रिविजन और काफ़ी चीज़ें जो है वो सीखने को मिल जाती थी, क्योंकि काफ़ी सारे डाउट भी आते हैं सामने से, उन डाउट को आपको क्लियर करने का मौका मिल जाता है। तो एनसीईआरटी का सबसे बड़ा रोल बताइए, क्योंकि जो नए बच्चे हैं जो कि प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सबसे पहले मेरे ख्याल से उनको एनसीईआरटी ही प्रीफर करनी चाहिए। तो उसका कितना रोल रहा, एनसीईआरटी आपने कितने टाइम में पढ़ी और कितना आपको आगे जाके उसका रोल महसूस हुआ? बेसिक्स क्लियर करने के लिए सबसे अच्छा जो स्रोत रहता है वो एनसीईआरटी रहता है। अगर आप बिना कोचिंग के खुद के स्तर पे तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। अगर आपने किसी कोचिंग का सहारा लिया है तो फिर उसके बाद वो कोचिंग वाले एनसीईआरटी का ही क्रक्स आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करवा देते हैं। तो या तो अगर खुद के स्तर पे तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को ज़रूर प्रेफर करें, और उसमें जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, जैसे 2005 के पुराने करिकुलम में जो चलती थी ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी, जिसमें भी आपको आप सहज महसूस करें, आप 6ठी से लेकर 12वीं तक ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट की एनसीईआरटी ज़रूर देख लें। अगर आप कोचिंग का सहारा लेते हैं तो फिर आप एनसीईआरटी को स्किप करके कोचिंग के मटेरियल को देख सकते हैं। तो उन दोनों में से कोई स्रोत जितने संभव हो उतने सीमित रखें, एनसीईआरटी या फिर कोचिंग नोट, दोनों में से एक का सहारा लिया जा सकता है। और बाकी लास्ट में नॉलेज मैटर करता है, ना कि सोर्स। तो आप चिंता ना करें कि आपने कहाँ से पढ़ा है, आपका नॉलेज मैटर करेगा फाइनली। सही बात है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आगे जाके अपना एग्जाम पैटर्न को लेकर, स्ट्रैटेजी को लेकर, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है
कि अपने पास में सोर्सेज बहुत सारे होते हैं, अपने को पता है कि अपने को हिस्ट्री यहाँ से पढ़नी है, ज्योग्राफी यहाँ से पढ़नी है, बाकी सब चीज़ें यहाँ से पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा चीज़ों के बारे में जानते हैं कि अगर आप प्री दे रहे हैं तो सबसे पहले इन्होंने प्री दिया, तो प्री और मेंस जब पहली बार जब अटैम्प्ट दिया तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो कि इनको फेस करनी पड़ी, क्योंकि इन्होंने सेकंड अटैम्प्ट के अंदर जो है वो क्लियर किया है। तो पहले अटैम्प्ट के अंदर ऑब्वियस बात है बहुत सारी चीज़ें समझने में आपको टाइम लग जाता है, तो उसको अगर आप 5 लाइनों के अंदर अगर आप एक पूरी तरीके से उसको करेक्ट बताओगे बच्चों को, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की 5 गलतियां जो कि आप पहले अटेम्प्ट में ना करें वो कौन सी हो सकती है जो कि आपने करी। जहाँ तक गलतियों की बात है तो उसमें सबसे पहले तो मॉक टेस्ट की महत्व को बिल्कुल ही नज़रअंदाज ना करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करें, क्योंकि बीएसएफ का एक कोट है कि जितना ज़्यादा रक्त आप शांति काल में बहाएंगे उतना ही कम खून आपका युद्ध में बहेगा। तो आप मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि प्रीलिम्स में के एग्ज़ाम में जाके कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ताकि नेगेटिव मार्क्स ना जाएं। तो ये मिथ है, क्योंकि 1/3 मार्किंग में आपको अगर आप प्रोबेबिलिटी के रूप में भी देखें तो आपको बिल्कुल घाटा नहीं होगा। अगर 4 में से 1 तो सही होने के चांस रहते हैं, तो जितने अधिकतम संभव सवाल है उतने हल करें। और मेंस के लिए अक्सर मैं देखता हूँ मेरे कलीग्स को, साथियों को, कि वो ऐसे प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते या टेस्ट प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते और पहला ऐसे या पहला आंसर एग्जाम हॉल में ही जाके लिखते हैं। ऐसी गलती मैंने 2017 में की थी, वैसा बिल्कुल ना करें। उससे आपके, क्योंकि यूपीएससी के पेपर में कम से कम 4000 से 4500 शब्द आपको लिखने पड़ते हैं 3 घंटे में, तो वो बिना पर्याप्त प्रैक्टिस के आप लिख नहीं सकते। तो आपको कम से कम 10-12 टेस्ट जीएस के और 8-10 टेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिख के ही जाने चाहिए। और उसके अलावा नेगेटिव और अंडर कॉन्फिडेंट बिल्कुल फील ना करें। मुझे लगता था कि पहले अटैम्प्ट में सिलेक्शन थोड़ी होता है, उसके लिए काफ़ी 3-4 अटैम्प्ट देने पड़ते हैं, 5 वर्षीय योजना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप योग्य हैं तो आप प्रथम प्रयास में चयनित हो सकते हैं। तो नेगेटिव बिल्कुल भी फील ना करें, अंडर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी फील ना करें। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों आप लोगों को जगदीश ने बताई कि सबसे पहले अगर आप अपना एग्जाम का पहला अटैम्प्ट दे रहे हैं तो सबसे पहली बात तो देखो मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। बहुत एग्जाम के अंदर चिल्ला के मैं या फिर बहुत सारे एजुकेटर आपको बोलते रहते हैं यार कि मॉक टेस्ट दिया करो, टेस्ट लगाया करो, जितना लगाओगे उतना ज़्यादा आपको अंदर इंप्रूवमेंट है जो कि देखने को मिलेगा, आपको अपनी गलतियों का एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पे जगदीश ने आप लोगों को बताया कि कभी भी नेगेटिव फील मत करो, पहले अटैम्प्ट में नहीं निकलता, बहुत बच्चों ने निकाला है, आप भी निकाल सकते हो। बस बात होती है कि अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ में जो है वो पढ़ाई करें। तीसरी बात ये जो इन्होंने बताई कि कभी भी जो ऐसे राइटिंग है या फिर जो मेंस है उसको कभी भी ये मत सोचो कि लास्ट मोमेंट के ऊपर कर लेंगे। ये एक पूरा का पूरा एक तरीका होता है जो कि आपको शुरू से डेवलप करना पड़ता है, ऑल ऑफ ए सडन लास्ट में नहीं होता है, समझ रहे हो। जैसे कि अगर मैं सोचूं मेरी हैंडराइटिंग जो है वो 1 महीने में इंप्रूव हो जाए तो वो नहीं हो सकती है, उसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ता है, उसके लिए आपको थोड़ा पीछे से मेहनत करनी पड़ती है, समझ रहे हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो, जैसे कि जगदीश ने बताया आपको 4000 वर्ड लिखना है, तो आपको पहले से एक डेवलप करनी पड़ेगी अपने साइकोलॉजी, अपने राइटिंग हैबिट्स, अपने राइटिंग स्किल्स, और कैसे आप बेटर तरीके से जो है किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हो। ये चीजें आपको ओवर द टाइम आती है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करो अगर आप अपना पहला अटेम्प्ट दे रहे हो तो चलिए जगदीश, अब सबसे पहले जानते हैं कि जब आपने 2018 का प्री दिया तो जो आपके 2 पेपर होते हैं प्री के अंदर, तो उसके अंदर आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही। पहला जो दोनों के दोनों क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि प्री नहीं निकाल पाते, तो प्री के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहा। करंट अफेयर आपने कहाँ से पढ़ा, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अक्सर मैं बच्चों को बोलता हूँ करंट अफेयर मत छोड़ा करो, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस किया करो, देखा करो हमेशा जितना भी करंट आपको मिल सकता है। तो उसका इंपॉर्टेंस क्या रहा, साथ में प्री निकालने में आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या रही। जहाँ तक प्रीलिम्स का सवाल है, वो जैसा आपने बताया क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, लेकिन मेरी दृष्टि में सबसे टफ स्टेज इस एग्ज़ाम का वही है, क्योंकि उसमें 1-2 क्वेश्चंस पे आप अंदर या बाहर होने की कंडीशन में होते हैं। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक तो जनरल स्टडीज़ और एक सी सेट। जो सी सेट में तो 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है, और उसके बाद मैटर नहीं करता कितने मार्क्स आते हैं, और जनरल स्टडीज़ के पेपर के आधार पे आपकी कट ऑफ बनती है। तो सी सेट का जहाँ तक सवाल है, सी सेट में मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन के सवाल आते हैं। तो आप जिस भी एरिया में आपका मतलब आप स्ट्रेंथ रखते हैं, जैसे कुछ लोग कॉम्प्रहेंशन में अच्छा कर सकते हैं, कुछ लोग मैथ्स रीजनिंग में अच्छा कर सकते हैं, तो उसको चूज़ कर लें और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करें। और पिछले 3-4 साल के पेपर सी सेट के उठा के देख लें, उसमें आप कंफर्टेबली पास हो रहे हैं तो आपको कोई उसमें विशेष काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं उसमें किनारे पे ही हूँ, तो आपको कुछ काम करने की ज़रूरत है, जिसमें मैथ्स रीजनिंग के वीडियोस देखे जा सकते हैं या फिर कॉम्प्रहेंशन में प्रैक्टिस की जा सकती है। और जहाँ तक जीएस का सवाल है, तो जीएस में पिछले 3-4 साल के पेपर उसमें भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी का एक क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड रहता है कि वो एक ही सब्जेक्ट से या फिर एक ही सब्जेक्ट के एक ही पोर्शन से बार बार सवाल करता है।
तो उसमें आप सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट के जैसे टॉपिक में बार बार सवाल आ रहे हैं उनको प्रायोरिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लें। जैसे मेरी दृष्टि में मैंने जैसे ऑब्जर्व किया है, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट से स्टैटिक पोर्शन से ज़्यादा सवाल आते हैं और बाकी करंट अफेयर्स बचता है। करंट अफेयर्स में साइंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी वगैरह। तो उसमें जैसे पॉलिटी में भी जैसे संसद से ज़्यादा सवाल आते हैं और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी में भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह इनसे जुड़े, हाँ, इनसे जुड़े ज़्यादा सवाल आते हैं। तो सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट में भी जिस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं उस टॉपिक को सेग्रीगेट कर लें और उन पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसके अलावा छोटे मोटे सब्जेक्ट हैं उनको सिर्फ स्किम थ्रू करने की ज़रूरत है, एक बार देख लें। और प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप 30 से 35 कम से कम मॉक टेस्ट मिला के जाएँ, क्योंकि हर आदमी उसमें 30 से 35 क्वेश्चन में ही 100 में से श्योर हो सकता है कि इसमें मैं कंफर्म हूँ, बाकी में उसको सिर्फ गैस करना होता है। और गैस उसका सटीक से सटीक बैठे उसके लिए ज़रूरी है कि वो 30 से 35 टेस्ट मिला के गया हो और उसको ठीक ठाक प्रैक्टिस हो और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करें। आपको उसमें बिल्कुल भी घाटा नहीं होगा नेगेटिव मार्किंग के लिए। और आप मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं अगर ज़्यादा तुक्के मारता हूँ, हाँ, चांस लगा सकते हैं कि मेरे तुक्के किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आपका किस्मत ज़्यादा ही ख़राब है तो फिर बात अलग है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो। लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता है कि आपको घाटा उठाना पड़े। तो जितने हो सके मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, रिस्क लें, कैलकुलेटेड रिस्क लेना ज़रूरी है। चलिए, तो ये आपको प्री के बारे में जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी अच्छी जो है जगदीश ने बताया। बिल्कुल ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात थी जो कि इन्होंने कही कि आपको सिंपल सी बात है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर आप 100% श्योर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं एक टॉपिक के और आपके पास क्वेश्चंस आते हैं AB सही है, ABCD सही है, तो उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं पॉइंट के ऊपर आप अटक जाते हो। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क है जो कि लेना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात, अब ये तो इन्होंने बताई प्री के बारे में। अब चलिए मेंस के बारे में चलते हैं। जब प्री के बाद में मेंस हुआ तो मेंस के बीच में एक तो जो टाइम ड्यूरेशन मिलता है उसके अंदर इनकी क्या स्ट्रैटेजी रही, किन चीज़ों के ऊपर इन्होंने फोकस किया। उसके बाद में मेंस के अंदर जो 9 पेपर है बैक टू बैक सारे मिलाकर, ठीक है, ऐसे राइटिंग भी है, सारे के सारे जो पेपर है, तो उनके अंदर इनकी क्या स्ट्रैटेजी रही। सबसे पहले बात करते हैं कि ड्यूरेशन के बीच में उन्होंने पहले जो आपका प्री हुआ मेंस हुआ उसके बीच के ड्यूरेशन के अंदर क्या स्ट्रैटेजी रही, किस तरीके से प्रिपरेशन करी। प्री और मेंस के बीच में लगभग 100 से 120 दिन का गैप मिलता है। उसमें को आप नया मटेरियल पढ़ने के आपके पास ज़्यादा स्कोप होता नहीं है, तो आपने पहले से जो पढ़ रखा है उसी को रिवीजन करना होता है। और उनके अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं या फिर किताबों में अंडरलाइन कर रखा है तो उसी को बार बार रिवाइज करें और अपने ऑप्शनल और ऐसे को अच्छे से तैयार करें। जहाँ तक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का सवाल है तो उनके पास GS में ज़्यादा स्कोर करने का स्कोप नहीं होता है, तो उसको ऑप्शनल, ऐसे और एथिक्स, इन 3 पेपर्स में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और जहाँ तक मेंस में आंसर राइटिंग का रोल सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कि जो नया पैटर्न आया है उसमें आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आंसर राइटिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशंस करने का ट्राई करें। आपकी कॉपी बोरिंग नहीं लगनी चाहिए, परीक्षक को पहली नज़र में हिट करनी चाहिए। उसमें जितने से ज़्यादा फ्लो चार्ट, डायग्राम और जितने ज़्यादा इनोवेशंस कर सकते हैं आप उतने करें। जितने फ़ोटो बना सकते हो, जितने मैप बना सकते हो उतने बनाएं और अपने आंसर को टू द पॉइंट लिखने का ट्राई करें। और इंट्रोडक्शन में आप 2 से 3 लाइन का इंट्रोडक्शन दे दें और फिर मेन बॉडी में टू द पॉइंट आप आंसर लिखने का ट्राई करें और उसके बाद एक पॉजिटिव कंक्लूजन दे दें। और जहाँ तक इंट्रोडक्शन लिखने का सवाल है कि तो इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन वो होता है जो बता दे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो ऐसा ही इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसमें ज़्यादा हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट सीधा क्वेश्चन की डिमांड पे आएँ और उसी पे लिखें। और पैराग्राफ और पॉइंट अगर दोनों में लिखने की आपके पास एबिलिटीज़ हैं और क्वेश्चन स्कोप देता है तो प्रेफर करें कि टू द पॉइंट लिखें, ताकि परीक्षक को पढ़ने में आसानी हो। परीक्षक जितना पढ़ने में आसानी रहेगी उतने ही वो ज़्यादा मार्क्स ग्रांट करेगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है जो कि यहाँ पे बताई गई। कुछ और बताना चाह रहे थे? हाँ, जहाँ तक ऐसे के बारे में मेरा ख्याल है कि उसमें आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, वो पार्ट्स ऐसे के सबसे क्रूशल रहते हैं, उसमें अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। इंट्रोडक्शन में आप करंट के कोई इश्यू को लेके या फिर कोई स्टोरी को लेके या फिर कोई कोटेशंस को लेके आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद एक धारा प्रवाह तरीके से आप क्रमशः चीज़ों को और नए नए आयामों को शामिल करते हुए ऐसे को पूरा करें और अंत में एक सकारात्मक सा उपसंहार दे दें। तो ऐसे के बारे में यही काफ़ी है कि आप अच्छी भाषा शैली को और धारा प्रवाह तरीके से लिखते रहें। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात बताई। ऐसे राइटिंग को लेकर काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है और ऐसे राइटिंग के जो इनके टिप्स है दोस्तों, ये आपके बहुत सारे और भी एग्जाम में काम आएंगे। असिस्टेंट कमांडर भी इन्होंने निकाला हुआ है ना, उसके अंदर भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें दी हुई है, तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे।
तो अभी बात करते हैं दोस्तों जीएस के बाकी पेपर के बारे में, जो मेंस में अपने GS1, GS2, GS3, GS4 है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। काफ़ी इसके अंदर ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर बच्चे अच्छी तरीके से लिख नहीं पाते। तो GS1 की जो स्ट्रैटेजी थी, जो हिस्ट्री, जो बाकी जो अपन बात करें कल्चर, उसके अंदर इन्होंने किस तरीके से पढ़ाई करी उसके बारे में जानते हैं, GS1 के बारे में स्पेशली। जहाँ तक जीएस के सिलेबस का सवाल है तो वो देखने में काफ़ी वास्ट लगता है और वो संभव ही नहीं है कि 3-4 महीने जो गैप मिलता है उसमें कवर हो पाए। तो आप सिलेबस से स्ट्रिक्टली जुड़े रहें और सिलेबस को अपने फिंगर टिप्स पे याद रखें कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक को किस किस तरीके से बताया गया है। क्योंकि जब कल्चर को आप पूरा सेग्रीगेट तरीके से देखेंगे तो कल्चर बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन एक्चुअल में सिलेबस में कल्चर के कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स ही लिखे गए हैं और सवाल उन्हीं में से आते हैं। तो पुराने पेपर्स और सिलेबस को देखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको क्या नहीं पढ़ना है ये समझ में आ जाएगा, और यूपीएससी के लिए क्या नहीं पढ़ना ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना। क्योंकि लोग स्कॉलर बनने की दिशा में चले जाते हैं कि हाँ इसमें तो हमें 100% देना है। तो ऐसा नहीं है, जो ज़्यादा टॉपिक यूपीएससी में ज़्यादा रिलेवेंट है उसको ज़्यादा पढ़ें और जो कम रिलेवेंट है उसको छोड़ दें बिल्कुल ही। तो जहाँ तक पेपर फर्स्ट का सवाल है उसमें ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी में भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड पोर्शन, और जहाँ सोशोलॉजी में कुछ टॉपिक्स हैं जो कॉमन है, बार बार सवाल आते हैं, उन्हीं को अच्छे से प्रिपेयर करें। और जो कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री में पिछले 4-5 साल के पेपर को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं को अच्छे से प्रिपेयर करें। और बाकी जीएस फर्स्ट जो पोर्शन है वो लगभग स्टैटिक पोर्शन है, तो आपको ज़्यादा उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने प्रीलिम्स में ठीक ठाक स्टैटिक पोर्शन पढ़ रखा होता है। तो और जहाँ तक पेपर सेकंड और थर्ड का सवाल है उसमें मेनली करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल आते हैं। तो आप कोई भी मैगजीन या न्यूज़पेपर अगर डेली फॉलो करते हैं या फिर कोई वेबसाइट या फिर कोई यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो आप उन्हीं को जो करंट अफेयर्स के नोट्स या खुद बनाए हों या फिर किसी मैगजीन का सहारा लिया हो उन्हीं को रिवाइज करें और उन्हीं पे टू द पॉइंट आंसर लिखने का ट्राई करें। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टर्मिनोलॉजी डालने का ट्राई करें और अपनी टर्मिनोलॉजी को अंडरलाइन करें, और जैसा कि पहले मैंने बताया कि टू द पॉइंट आंसर लिखें। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा स्कोप देता है एथिक्स का पेपर 4। तो एथिक्स के पेपर में केस स्टडीज़ आप कम से कम 30 से 40 केस स्टडीज़ मिला के जाएँ और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा थिंकर्स को कोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंसिव टाइप का आंसर लिखें, वेग आंसर ना लिखें। और शुरू का जो पोर्शन है उसके लिए कोई भी कोचिंग के नोट्स को फॉलो किया जा सकता है, उससे आपको टर्मिनोलॉजी और एथिक्स से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी और उसी से बार बार सवाल किए जाते हैं, तो उन्हीं को तैयार करके जाएँ। चलिए, तो यहाँ पे मेंस को लेकर काफ़ी अच्छी बातें जो कि यहाँ पे जगदीश ने बताई है कि आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए मेंस के अंदर, प्रेजेंट सिनेरियो जो चल रहा है वहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे सवाल है जो कि पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जो कि बच्चे अक्सर इग्नोर करते हैं, जो कि कोशिश बहुत करते हैं लेकिन डाइवर्सिफिकेशन होता है करंट अफेयर के अंदर। करंट अफेयर के बहुत सारे सोर्सेज हैं। करंट अफेयर आदमी सोचता है मैं 10 जगह से पढ़ लूँ, तो ये कहाँ तक सही है कि आप करंट अफेयर के अंदर भी इतने डीप चले जाते हो टॉपिक्स के अंदर कि आप अपना जो यूपीएससी का मेन कोर सिलेबस है उसको भूल के आप पूरी दुनियादारी जो है मतलब पीएचडी करने के तरफ जो है लोग चले जाते हैं अक्सर उस चीज़ को लेकर। अगर आप आईआर पढ़ रहे हो तो आईआर के अंदर भी आप ऐसे ऐसे कंट्री के रिलेशनशिप जाने लग जाते हो जो कि कोई रेलिवेंट होते ही नहीं है। आप प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर भारत के बायलैटरल एग्रीमेंट्स किसके साथ में चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने किन चीज़ों के ऊपर मेजर फोकस किया करंट अफेयर की अगर अपन बात करें तो, क्योंकि मेंस में जो बाकी पेपर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आपको मेंस एक ऑब्जेक्टिव के अंदर तो चलो आपको टिक लगाना तो आप समझ में आता है, लेकिन जब आपको लिखना है करंट अफेयर के टॉपिक्स के बारे में तब आपको काफ़ी डीप नॉलेज भी होनी चाहिए और रेलिवेंट काफ़ी कुछ होना चाहिए। तो वो आपने कैसे प्रिपरेशन करी? मेंस के लिए जहाँ तक करंट अफेयर्स का सवाल है कि आप किस टॉपिक में कितना करंट अफेयर्स और किस गहराई तक पढ़ें, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो उसमें आप ऐसा करें कि जो टॉपिक हर जगह बार बार चर्चा में रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। जो माइनर टॉपिक्स है जो बहुत कम चर्चा में रहे हैं उनको सिर्फ उनके बारे में जनरल नॉलेज रखें और ज़्यादा डीप स्टडी करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पूरे करंट अफेयर्स को कवर करना संभव ही नहीं है। तो आप किसी अच्छे ढंग के संस्थान की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, उसमें आपको करंट अफेयर्स के जो पिछले साल में टॉपिक्स चर्चा में रहे हैं उन्हीं में से बार बार सवाल जो आ रहे हैं वो मिल जाएंगे, और उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड या उन्हीं से मिलते जुलते टॉपिक्स उनसे आपको आइडिया रहेगा कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो एक मोटा मोटा आइडिया आपको उससे लग जाएगा कि कोचिंग में किस किस तरीके से सवाल किए जा रहे हैं। या फिर पिछले यूपीएससी के पेपर भी देखे जा सकते हैं, उनमें आपको पता लग जाएगा कि ज़्यादा माइनर टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा हो कोई टॉपिक वही पूछा जाता है। और कोई इसके अलावा विज़न का एक मटेरियल छापते हैं वो मेंस 365 करके, उसमें उन्होंने पूरे साल का करंट अफेयर्स मेंस के हिसाब से कंपाइल कर रखा होता है। उनमें भी जो ज़्यादा चर्चा में टॉपिक रहे हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं उन्हीं को देख के जाएँ, वो पर्याप्त है।
तो साथ में ये भी तो अगर ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर आप कोई लास्ट में जाके ये सोचें कि चलो ठीक है इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ें, रहता है अगर आप डेली करंट अफेयर से अपडेट हैं, डेली जो है अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, डेली आधा घंटा अपना अगर करंट अफेयर को दे रहा है, जैसे कि अक्सर अपन बोलते हैं कि करंट अफेयर जो अपना एडिटोरियल सेशन है, देखो ठीक है, वाईफाई स्टडी जो अपने यूपीएससी के ऊपर सुबह आधे घंटे एडिटोरियल भी होता है, उसके अलावा द हिंदू एनालिसिस भी होता है। तो अगर आप डेली देख रहे हो, डेली अगर आप नोट्स बना रहे हो, तो मुझे लगता नहीं कि आपको किसी और को बताने की जरूरत है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ऑल ऑफ अ सडन 2-4 दिन बाद में खुद समझ में आने लग जाता है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक के अंदर से देश में ये हो रहा है, इंटरनेशनली ये हो रहा है। तो आपको खुद को धीरे धीरे चीज़ें जो है वो क्लियर आउट होने लग जाती है कि क्या मुझे पढ़ना है और क्या मुझे छोड़ना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि कंसेक्यूटिवली चलते रहते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये स्ट्रैटेजी आपने अपनाई थी कि डेली करंट अफेयर से अगर आप कुछ चीज़ें कवर अप कर रहे हो? नहीं, मैं इस बारे में काफ़ी अनलकी रहा कि मैं शुरू से मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं डाली, तो डेली करंट अफेयर्स में कर नहीं पाता, तो उससे मुझे काफ़ी घाटा भी हुआ। ऐसा नहीं है कि वो अच्छी स्ट्रेटजी है, वो ख़राब स्ट्रेटजी है, लेकिन आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी यही है कि आप डेली करंट अफेयर्स करते रहें। उससे आपको क्या साल भर में घटनाओं का आइडिया रहेगा। अगर आप कुछ टॉपिक को रिवाइज नहीं भी कर पाते हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा कि हमने पढ़ा है ये चीज़, तो आप उससे अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। अगर आप डेली करंट अफेयर्स नहीं करते हैं, एकदम से सारा करंट अफेयर्स आपके सामने होता है और आपको 3-4 महीने में कवर करना होता है, तो आप काफ़ी प्रेशर में फील करते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो ऐसी गलती ना करें, न्यूज़पेपर या फिर डेली एडिटोरियल सुनने की या फिर न्यूज़ एनालिसिस देखने की आदत डालें। उससे आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा कि हाँ, करंट अफेयर्स मेरा कवर्ड है, और मेंटल स्ट्रेस आपकी कंडीशन नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस फील। बिल्कुल। तो दोस्तों ये कुछ आपने जगदीश ने आपको बताया कि इनके भी कुछ प्रॉब्लम जो कि इन्होंने नहीं करा डेली करंट अफेयर, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि अगर आप करोगे तो आप कॉन्फिडेंट काफ़ी फील करोगे। और जब आप करंट अफेयर करते हो तो आपकी कहीं ना कहीं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब भी कहीं ना कहीं जो है पैरेलल चलती रहती है, क्योंकि आपको किसी भी करंट टॉपिक का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों चीज़ें आपको जाननी पड़ती है। वो अपन तीनों डिस्कशन करते हैं किसी के बारे में भी, ठीक है। दूसरी बात, एक और बहुत ज़्यादा यहाँ पे बच्चों के डाउट होते हैं कि दिल्ली जाके कोचिंग करना बहुत ज़रूरी है, जयपुर जाके कोचिंग करना बहुत ज़रूरी है। और कोचिंग करने के बाद अक्सर मैंने लोगों को यही देखते हुए, सुनते हुए जो है अक्सर मैंने महसूस किया है कि ज़रूरत नहीं थी। अगर आप कोई अच्छे रेलिवेंट सोर्स से भी प्रिपरेशन कर सकते थे तो कर सकते हैं, है ना। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसी कोचिंग का, या फिर दिल्ली जाके पढ़ने का, या फिर किसी भी और जगह जाके पढ़ने का, क्योंकि दिल्ली ये भी गए हैं, जयपुर भी आए हैं बाड़मेर से, तो इनको ज़्यादा पता है उन चीज़ों के बारे में कि क्या इनके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या उसके बिना पॉसिबल नहीं था क्या। सिंपल सा एक सवाल है कि क्या दिल्ली, जयपुर या बड़ी सिटी में जाके वहाँ पे रहना, खाना, आपको मालूम है काफ़ी सारा एक्सपेंडिचर है जो कि लगते हैं, तो उसके बिना क्या प्रिपरेशन हो सकती है क्या? बिल्कुल, मेरे साथ में काफ़ी लोग ऐसे सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने कोचिंग में बिल्कुल 1% भी उन कोचिंग का सहारा नहीं लिया। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है आपको दिल्ली में रह के ही तैयारी हो सकती है या जयपुर में रह के ही तैयारी हो सकती है। वही है कि कोचिंग अगर करोगे तो लगेगा कि नहीं करनी चाहिए थी, नहीं करोगे तो लगेगा कर लेनी चाहिए थी, क्या पता क्या होता होगा। तो डायलेमा में तो आदमी रहता ही है। तो ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी यही है कि आप अपना कंफर्ट जोन चूज़ करेंगे, आप कहाँ पढ़ने में कंफर्टेबल है। आपको लगता है कोचिंग के बिना मैं कर ही नहीं सकता, तो एक बार भूत उतारने के लिए कोचिंग कर लो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि कोचिंग करने के बिना किए बिना सिलेक्शन नहीं होता है। तो मेरा अनुभव जहाँ तक है कि कोचिंग सिर्फ आपको एक दिशा प्रोवाइड करवाता है, आपको करना खुद ही होता है। ज़्यादातर पोर्शन आपको सेल्फ स्टडी और सेल्फ के स्तर पे प्रिपेयर करना होता है। कोचिंग आपको सिर्फ आपके प्रयासों को थोड़ा सीमित कर देता है और एक दिशा दे देता है ताकि आप भटकाव से बचे रहें। तो और आजकल तो इतना ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, ऑनलाइन वेबसाइट्स अवेलेबल है कि आपको बिल्कुल भी कहीं भटकने की ज़रूरत है भी नहीं। आपको दिशाहीन तैयारी करने का कोई खतरा भी नहीं है। तो आपको सारा मटेरियल ऑनलाइन वीडियोज़ में या फिर ऑनलाइन वेबसाइट्स पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो आप उसके आधार पे घर बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सारा मटेरियल आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। और कोचिंग में जो फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं वो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं आजकल, जैसे अनअकैडमी पे है, वीडियोज़ में काफ़ी सारे यूपीएससी के टॉपर्स हैं, वो खुद क्लासेस लेते हैं, तो आपको गाइडेंस की दिक्कत तो अभी आती नहीं है। एग्जैक्टली। तो करंट अफेयर के लिए आपने कहाँ से, कौन कौन सी वेबसाइट ऑनलाइन की अगर अपन बात करें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे आपको मालूम है कि सभी अपने घर पे रह के जो आजकल पढ़ना प्रेफर करते हैं, और डेफिनेटली 101% बहुत सारे रिजल्ट ऐसे जिन्होंने घर बैठ के प्रिपरेशन करी और एग्जाम में निकाला है। तो आपने कहाँ से जो है वो करंट अफेयर देखा, कहाँ से अपने ऑनलाइन सोर्सेज से अगर अपन बात करें तो? जहाँ तक कुछ एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स थे वो मैंने अनअकैडमी से देखने शुरू किए आरंभ में, और उसके बाद इकोनॉमी में कुछ अगर डाउट्स और ज्योग्राफी में कुछ डाउट्स थे तो वो मृणाल के वीडियोस में मैंने देखे हैं काफ़ी। और डेली करंट अफेयर्स तो मैं वैसे ही फॉलो कर नहीं पाया जैसा मैंने पहले बताया, और साल के अंत में जो कंपाइलेशन आते हैं वो इनसाइट्स ऑन इंडिया के मैंने देखे थे और विजन के देखे थे। तो डेली करंट अफेयर्स को ज़्यादा फॉलो करना मैं ज़्यादा सलाह दूंगा, उसका सजेशन दूंगा कि आप हो सके तो डेली करंट अफेयर्स फॉलो करें, उससे आपको कॉन्फिडेंस फील होगा और आपकी तैयारी एक सही दिशा में समय के साथ चलती रहेगी। वरना आपको एग्ज़ाम के टाइम में बहुत प्रेशर का फील करना पड़ता है।
एग्जैक्टली तो यहाँ पे जगदीश ने काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई दूसरे सिटी में जाके ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। दूसरे साथ में यहाँ पे एक और बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन को लेकर, कि सर ऑफलाइन जाकर ही कुछ हो पाएगा या ऑनलाइन से आप इजीली घर बैठ के यूपीएससी की प्रिपरेशन करके क्लियर कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि जगदीश ने दोनों ही फेज देखे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन के, दोनों ही चीज़ों की हेल्प ली है। तो क्या घर बैठ के भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, और इसका आपको जवाब देना है, क्या यूपीएससी घर बैठ के प्रिपरेशन करके निकल सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, बिना यूपीएससी, बिना कोचिंग के, बिना बड़े शहर में जाए घर बैठ के आराम से निकाला जा सकता है, पहले भी बताया मैंने। और जहाँ तक ऑफलाइन और ऑनलाइन सोर्सेज का सवाल है, वो मनस्थिति पे मैटर करता है। कोई आदमी वीडियोस देखने में ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसको किताबों में आंखें फाड़ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता नहीं है। और कोई आदमी अगर शुरू से किताबें पढ़ने का हैबिट रखता है तो फिर उसको ऑनलाइन वीडियोस में बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं होता, उसको लगेगा वीडियो देख के कुछ हुआ नहीं, प्रोडक्टिव हुआ नहीं। तो आप अपना एरिया डिसाइड कर लें, और अगर आपको लगता है कि आप ऑफलाइन में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो आप ऑनलाइन वीडियोज़ को भी अपने नोट्स बना के या फिर कहीं नोट डाउन करके आप ऑफलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन में मैं सहज हूँ, तो आपको पका पका मटेरियल मिल रहा है आपको ऑनलाइन में, तो आप अपना इंटरेस्ट तय कर लें कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और उस हिसाब से तैयारी करें। तो उसमें कोई ज़्यादा है नहीं कि ऑनलाइन किया तो दिक्कत है या फिर ऑफलाइन किया तो दिक्कत है। दोनों तरह के स्टूडेंट रहते हैं, जो या तो ऑनलाइन करके भी तैयारी कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन रह के भी तैयारी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बर्स्ट है जो कि मिथ है, जो कि यहाँ पे बर्स्ट करें। जगदीश ने काफ़ी सारी चीज़ें नहीं बताई आप लोगों को। दोस्तों, जगदीश के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो कि अपन ने देखी। सबसे पहले बैकग्राउंड देखा, जिसके अंदर आप लोगों को पता लगा होगा कि ना तो ये कभी टॉपर रहे, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड रहा यूपीएससी का। इनफैक्ट पूरे गाँव के अंदर फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने क्लियर किया आरएस या फिर यूपीएससी। ठीक है, तो ये बहुत बच्चों की जो डाउट होते हैं कि सर हमारे घर में कोई है नहीं, हमें कोई बताने वाला नहीं है। तो देखो, ठोकर खाने ही करते करते, और आपके पास में बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज हो चुके हैं, तो आप अपनी गाइडेंस अच्छी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में जगदीश ने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में प्री के अंदर आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, मेंस के अंदर आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, कौन कौन सी गलतियां जो है आपको नहीं करनी है, या फिर कौन कौन सी ऐसे मस्ट डू चीजें हैं जो कि करनी ही चाहिए आपको। तो जगदीश, 5 ऐसी मुझे चीजें बता दीजिए कि हर एक स्टूडेंट को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसको करनी ही करनी चाहिए, और 5 मुझे ऐसी बता दीजिए जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अगर आप सबसे पहले अपने बेसिक्स ज़रूर क्लियर कर लें, आप कोचिंग के नोट्स से या फिर एनसीईआरटी से, ये मस्ट है। और उसके अलावा आप डेली करंट अफेयर से अपडेट रहें, ये वर्तमान पैटर्न में बहुत ज़रूरी है, और उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और तीसरा, नेगेटिविटी और अंडर कॉन्फिडेंस से दूर रहें, आप कॉन्फिडेंट फील करें और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें। और चौथा, प्रैक्टिस से कभी घबराएं नहीं, मॉक टेस्ट और मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह ज़रूर अटेम्प्ट करें। और एक और कहें तो ज़्यादा डायलेमा में ना रहें। लोग जितने टॉपर्स का इंटरव्यूज़ देखते हैं, इसने ये कहा है तो वो कर लेते हैं, इसने वो बुक सजेस्ट करी तो वो ले आते हैं। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, कुछ ना करें, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी रखें। और अगर किसी एग्जाम में 900 वैकेंसीज है तो उस एग्जाम को क्लियर करने के 900 तरीके हो सकते हैं, आपकी सफलता का अपना तरीका है, तो उसे लेकर ज़्यादा डिलेमा में ना रहें। और 5 चीज़ें जो कि नहीं करनी चाहिए एक बच्चे को, एक 5। अच्छा, मैंने शायद ये बता दिया कि नहीं करनी चाहिए और करनी चाहिए, मिक्स कर दिया। नहीं, आपने बिल्कुल दोनों चीज़ें बताई है, लेकिन फिर भी एक ऐसा होता है ना कि ये तो आपको बिल्कुल करनी नहीं चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो मल्टीपल सोर्सेज किताबें बच्चे बहुत सारी रख के बैठ जाते हैं, 10-10 किताबें एक सब्जेक्ट की। तो ये अगर आपने किया है, क्या कुछ इसको लेकर कुछ बोलेंगे? यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई भी सब्जेक्ट में स्कॉलर बनने की ट्राई ना करें कि मुझे इसमें पीएचडी करनी है, सारा नॉलेज ले लेना, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और उसके अलावा मल्टीपल सोर्सेज, जैसा आपने बताया कि बिल्कुल बच्चे एक किताब को 10 बार पढ़ें, ना कि 10 किताबों को एक बार पढ़ें। और उसके अलावा एग्ज़ाम में बिल्कुल प्रेशर में फील ना करें, बिल्कुल फ्री होके और बिल्कुल बिंदास तरीके से एग्जाम अटेम्प्ट करें। अगर आप प्रेशर में एग्जाम देते हैं तो आप जितना परफॉर्मेंस दे पाने की कंडीशन में रहते हैं, उससे भी कम परफॉर्म कर पाते हैं। तो बिल्कुल फ्री रहें और कॉन्फिडेंट फील करने के साथ आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करें। और नहीं करने में तो उसके अलावा आप अपने टाइम को बिल्कुल भी किल ना करें। आपका स्टडी टाइम है और इरेगुलरिटी है उसमें, उससे बिल्कुल बचें। आप अपना टाइम किल करने के लिए आप जैसे सोशल साइट्स है या फिर यूट्यूब है, उस पर लोग काफ़ी सारे, मैं अपने साथियों को देखता हूँ वो उस पर दिन भर टाइम बिता देते हैं। तो आप इनसे ज़रूर बचें कि आप अपना स्टूडेंट लाइफ का जो समय है उसका सदुपयोग करने का प्रयास करें, आप बिल्कुल उसको किल ना करें। और उसके अलावा सकारात्मक रहें और अपना 100% देने का ट्राई करें।
एक बात और जगदीश जी, काफ़ी बच्चों के डाउट होते हैं कि सर 10 घंटे पढ़ना चाहिए, 12 घंटे पढ़ना चाहिए, 16-16 घंटे पढ़ना चाहिए। तो आपका एक एवरेज कितना रहा? अगर 2 साल की प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने प्रिपरेशन करी, तो काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि 16-16 घंटे यूपीएससी में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कई सारे फिर बच्चे लोग जो है इंटरव्यू देखते हैं कई सारे टॉपर्स का, वो बोलते हैं 4 घंटे में बहुत है। 4 घंटे जब आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि कुछ हुआ नहीं है। तो इसको लेकर क्या बोलेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी का नॉलेज का लेवल अलग होता है और हर किसी का जो है मेंटल लेवल अलग होता है। ग्रैपिंग जो जो बोलते हैं अपन, किसी को ग्रैप करने की जो पावर होती है किसी भी, वो सबकी अलग अलग होती है। लेकिन आपने देखा जगदीश एक एवरेज स्टूडेंट रहे, तो एक एवरेज स्टूडेंट अगर यूपीएससी क्लियर कर रहा है तो एक फिक्स्ड उन्होंने कुछ मेहनत करी है, तो वो आपका कितना रहा? 10, अगर 2 साल की प्रिपरेशन का मैं एक एवरेज निकालने के लिए बोलूँ तो एवरेज अगर मैं कहूँ तो मेरा एवरेज ज़्यादा नहीं रहा, 5 से 6 घंटे ही रहा है। एग्जाम के टाइम में ये बढ़ के भले ही 8 से 9 घंटे हो जाए, लेकिन एवरेज अगर 2 साल का निकालें तो 5 से 6 घंटे ही रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप 15 से 16 घंटे पढ़ें। मेरे हिसाब से तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आदमी 15 से 16 घंटे रेगुलर 2 साल तक पढ़ पाए। हाँ, 1-2 दिन के लिए किया जा सकता है, लेकिन उसको आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आदमी ड्रेन हो जाता है, अंदर से पूरा खाली हो जाता है, और हर दूसरे तीसरे दिन इस तैयारी में लगता है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो उस हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब रेगुलरिटी आप मेंटेन कर पाएँ। तो आप अपने ऑप्टिमम टाइम का एक बार अंदाज़ा लगा लें कि मैं कितने घंटे तक पढ़ के अच्छे से ग्रेस्प कर पाता हूँ चीज़ों को। तो हर आदमी का टाइम वो अलग होता है कि कोई आदमी 7-8 घंटे में पढ़ पाता है, सिटिंग पावर रखता है, कोई आदमी 2-3 घंटे में एग्जॉस्ट हो जाता है। तो अपने हिसाब से एक टाइम डिसाइड कर लें और उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल रखें। कोई ऐसे लक्ष्य ना रखें जिनको पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे आदमी डिमोरलाइज्ड होता है। तो अपना खुद का अलग टाइम होता है। लगभग एवरेज यही होता है कि हर टॉपर का मैंने देखा है कि 5 से 6 घंटे वो रेगुलर पढ़ाई करता है। तो ऐसे मिथ से बिल्कुल भी बचें कि 15 से 16 घंटा पढ़ाई करना ज़रूरी है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्वालिटी टाइम जो होता है दोस्तों, क्वालिटी जो अपनी पढ़ाई होती है वो ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलर कंपेयर टू आपने जो है क्वांटिटेटिव जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी 10-12 घंटे, लेकिन उसके अंदर आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा वीक है, आप उसके अंदर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। तो रेदर इतने ज़्यादा घंटे देने का ज़रूरी है कि आप अगर 5-6 घंटे भी अगर आप क्वालिटी टाइम अपनी किताबों के साथ में या फिर अपने वीडियोज़ के साथ में जो भी आपके सोर्सेज हैं उनके साथ में बिता रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो दोस्तों ये कंप्लीट इंटरव्यू था और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा जगदीश की लाइफ से। इन्होंने एक छोटे से गाँव से निकल के जो है इतना बड़ा सफ़र है जो कि तय किया, और उम्मीद करते हैं कि आप भी आने वाले दिनों के अंदर इसी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे और एक दिन जो है वाईफाई स्टडी के यहाँ पे जो है आप भी एक सक्सेस स्टोरी है जो कि अपने बाकी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। तो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन जगदीश आपके इस अचीवमेंट के लिए। अभी मात्र 23 साल के हैं और काफ़ी अच्छा इन्होंने जो है अपना टाइम को यूटिलाइज़ किया। अगर आप अभी स्कूल के अंदर है तो अपने लाइफ के गोल जो है वो डिसाइड कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपने अभी ग्रेजुएशन कर लिया, अगर आपका एज 25-26 है तो भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब अगर आप शुरुआत करना चाहें कर सकते हैं, बस ज़रूरत है एक अच्छे विल पावर की, मोटिव की और साथ में जो है मेहनत करने की। उसका कोई दुनिया के अंदर अल्टरनेटिव नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, शेयर जरूर करिएगा सभी लोगों के साथ में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर जो भी आपके ग्रुप्स हैं वहाँ पे, सब जगह पे, ताकि और भी बच्चे जो है इनकी लाइफ से काफ़ी कुछ सीख सकें और किस तरीके से यूपीएससी क्लियर करना है वो जान सके। कुछ दिनों के बाद मैं आपके लिए एक और सेशन लेके आऊँगा जिसके अंदर इंटरव्यू के बारे में जानेंगे कि जगदीश का इंटरव्यू कैसा हुआ और किस तरीके से इंटरव्यू के अंदर इन्होंने जो है आंसर दिया और कौन कौन सी चीज़ों के आंसर नहीं दिए। तो एक वो सेपरेट सेशन होगा जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।